चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था एंड वो चार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो मैं एक बार वो चार्ट आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, फिर आपने बोला था कि सर लिखवा देना, तो ठीक है आज हम लिख भी लेंगे उसको। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर एंड थर्ड होता है एक्सपेंसेस। और मटेरियल को फिर हमने फर्दर क्लासीफाई किया था, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल में। और लेबर को फर्दर क्लासीफाई किया था डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में। और एक्सपेंसेस को भी क्लासीफाई किया था हमने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और ये जितने भी इनडायरेक्ट थे इनको हम क्यूमुलेटिवली क्या बोल रहे थे? ओवरहेड्स। और ओवरहेड फिर हम लोग 3 तरह के बोल रहे थे। तो एक है हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। रिया जी प्लीज म्यूट करिए। रिया, हाँ, तो दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। ये हमने कुछ चार्ट बनाया था, तो अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सब लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मटेरियल। तो किसी को याद हो क्या समझाया था? मटेरियल किसे बोलते हैं हम लोग? हाँ हाँ, तो एनी सब्सटेंस, इसको मैंने नाम दिया था सब्सटेंस। तो एनी सब्सटेंस टेंजिबल एंड नॉन लिविंग, एनी सब्सटेंस ब्रैकेट में टेंजिबल एंड नॉन लिविंग which is used in manufacturing, the final product or in relation to the final product. Any substance tangible and non-living which is used in manufacturing the final product or in relation to the final product is called material. तो सर ये in manufacturing the final product तो समझ में आ रहा है, in relation to the final product का क्या मतलब है? तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन में ऑयल डाल रहे हैं, तो मशीन में ऑयल डाल रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर तो यूज़ नहीं हो रहा, पर इनडायरेक्टली प्रोडक्ट में ही काम आ रहा है, तो उसको भी मटेरियल बोलना है। पैकिंग करते हैं तो प्राइमरी पैकिंग तो प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, पर सेकेंडरी पैकिंग तो प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आता, पर सब काम तो प्रोडक्ट के लिए ही आ रहा है, तो बिल्कुल उसे भी मटेरियल बोलना है। तो एक तो फिर प्रोडक्ट बनाने में ही काम आ रहा है और एक हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट के रिलेशन में यूज़ हो रहा है, दोनों को ही मटेरियल बोलना है अगर वो टेंजिबल और नॉन लिविंग है। ठीक है, आगे लिखेंगे ए। फिर हमने पढ़ा है कि मटेरियल 2 तरह के होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, तो उसमें लिखेंगे दोज मटेरियल। हाँ जी बताइए क्या याद है? डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल किसे बोला जाता है? नहीं याद है, भूल गए? नहीं, वो डायरेक्ट वर्ड ही तो मतलब जानना चाहता हूँ, डायरेक्ट मतलब क्या है? हाँ, बिना उसके वो प्रोडक्ट अधूरा है। तो दोज मटेरियल विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट, those material which forms the major part of the final product
those material which forms the major part of the final product are called direct material, are called direct material. Those material which forms the major part of the final product. The key word is major part, है ना, जिसके बिना प्रोडक्ट अधूरा है, हम ये बोल ही नहीं सकते कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल. एग्जाम्पल आपको उस दिन समझाया था, इंग्रेडिएंट्स. क्या आपको लगता है इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है? बोलिए, है ना. कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जिसको हम प्रोडक्ट से सेपरेट कर सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है? बोलो, है ना. तो दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है, ये याद रखना. इंग्रेडिएंट बोले चाहे कंपोनेंट बोले, दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है. कॉमा प्राइमरी पैकिंग, कॉमा प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, और कॉमा मटीरियल ट्रांसफर्ड, मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. सर ये क्या है मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर? आप सबने इंटरमीडिएट में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी हुई है ना. तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता था, हम पढ़ते थे कि एक प्रोसेस में करेंगे, फिर वो दूसरे में डाला जाएगा, फिर वो तीसरे में डाला जाएगा. तो ये 3 प्रोसेस हो गए मान लो. तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो हम डालेंगे वो रॉ मटेरियल है, बिल्कुल सही. फिर फर्स्ट प्रोसेस से जो बन के आएगा वो आउटपुट है. तो बताओ क्या मैं बोलूँ ये सेकेंड प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है? है ना. तो मतलब ये भी तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ ना. मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. ठीक है. चलो बी, बी है इनडायरेक्ट मटेरियल, जो ज़रूरी तो नहीं है पर सर अल्टीमेटली अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए या उसको बेचने के लिए हमको ये काम में लेना पड़ता है. ठीक है. तो दोज मटेरियल, those material which do not form, those material which do not form the major part, those material which do not form the major part of the final product, ज़रूरी तो नहीं है but provide ancillary services, but provide ancillary services are called indirect material, are called indirect material. ठीक है ना. इसमें की वर्ड है सॉरी रिलीज हो गया, ancillary services. जो की वर्ड है इसमें वो है एंसिलरी सर्विसेज. एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्ट, कि यहाँ हेल्प कर रहा है, कि अल्टीमेटली गुड्स को बेचना भी तो ज़रूरी है, तो सेकेंडरी पैकिंग तो करना ही पड़ेगा, मशीन में ऑयल तो डालना ही पड़ेगा. ठीक है. तो एंसिलरी सर्विसेज बोलते हैं इनको. तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, कॉमा फ्यूल, पेट्रोल डीजल बोला था ना, फ्यूल, कॉमा मशीनरी, मशीनरी लुब्रिकेंट्स, जैसे मशीनरी ऑयल डाल दिया, मशीन में ग्रीस लगा दिया. तो ये सब भी सब्सटेंस तो है ही, टेंजिबल और नॉन लिविंग ही है, पर ऑब्वियसली दे आर नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं. प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, कोई स्टेशनरी आप यूज़ करो तो टेंजिबल और नॉन लिविंग तो वो भी है, तो ऑब्वियसली इनको डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं बोल सकते ना. तो दे आर बेटर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल. और इनडायरेक्ट मटेरियल बोलने का मतलब वो ओवरहेड में चला जाएगा. ठीक है. लिख लिया क्या यहाँ तक? है ना. तो मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग चलूँ
तो मैंने आपको मटेरियल का मतलब समझा दिया, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझा दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब समझा दिया। तो अब हमें पढ़ना है लेबर। हाँ जी, कौन बताएगा लेबर का मतलब क्या समझाया था? ह्यूमन एफर्ट्स। तो मैंने बोला था एफर्ट्स तो लाइफ स्टॉक और कैटल भी देते हैं ना, तो उनको हम लोग थोड़ी ना लेबर बोलेंगे। तो ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स, और साथ में मैंने बोला था ऐसे तो इलेक्ट्रिशियन भी एफर्ट देता है, तो क्या उसको भी लेबर बोलोगे क्या? तो मैंने बोला था डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। हाँ, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो हम बोलेंगे एनी ह्यूमन एफर्ट्स, एनी ह्यूमन एफर्ट्स प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का मतलब था कि वो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा और किसी के लिए काम नहीं करेगा। तो एनी ह्यूमन एफर्ट्स प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आर कॉल्ड लेबर। तो सर सुपरवाइजर का भी एफर्ट आएगा क्या? हाँ ठीक है ना सर। क्लीनर का भी एफर्ट आएगा क्या? यस ठीक है ना। तो मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में ह्यूमन एफर्ट्स है, सब लेबर है। पर क्या है कि ये भी दो तरह का हो जाता है। ए डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में मैंने ऐसे बोला था दोज लेबर हु आर engaged in the main activity of the business, those labor who are engaged in the main activity of the business are called डायरेक्ट लेबर। तो बताओ क्या सुपरवाइजर को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलना है, सुपरवाइजर को डायरेक्ट लेबर बोलेंगे क्या? यस सर। नो सर, ये सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर नहीं है। मुझे बताओ, जैसे मैं बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग मेरा मेन काम है, बिजनेस है मेरा बनाने का गुड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग मेन एक्टिविटी हुई ना, तो क्या सुपरवाइजर गुड्स बनाता है? तो फिर वो डायरेक्ट लेबर नहीं है। सुपरवाइजर जो है वो बेसिकली सिर्फ वर्कर्स का ध्यान रखता है कि सारे वर्कर्स ठीक से काम करें, ठीक है। तो सुपरवाइजर इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर, वो इनडायरेक्ट में आएगा। पर फैक्ट्री के वर्कर्स गुड्स को बनाते हैं तो वो मेरे डायरेक्ट लेबर बन जाएंगे। आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फिर मैं बोलूँ कि ना डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में हैं, क्या उनको डायरेक्ट लेबर बोलेंगे? है ना। यस सर। तो एग्जाम्पल यही हुए फैक्ट्री वर्कर्स कॉमा डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स कॉमा टीचर्स इन स्कूल्स कॉमा क्लर्क्स इन बैंक। अगर बैंकिंग का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें जो क्लर्क्स हैं वही तो उसके मेन लेबर है, डायरेक्ट लेबर। पर सर सुपरवाइजर भी काम तो करता ही है ना सर, सेल्समैन भी काम तो करता ही है ना सर। बिल्कुल, हम तो मना ही नहीं कर रहे कि वो लेबर नहीं है, पर हम उनको डायरेक्ट लेबर में नहीं लेते, हम उनको किस में लेते हैं? इनडायरेक्ट लेबर में। तो दोज लेबर हु प्रोवाइड ancillary services, are called indirect labor. Those labor who provide ancillary services are called indirect labor. तो अब एंसिलरी सर्विस मतलब सपोर्ट करना। तो अब बोलो सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं? सपोर्ट तो सर सुपरवाइज़र भी कर रहा है सर, सुपरवाइज़र की सैलरी, ठीक है ना। सेल्समैन को सर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं सर, वो भी इनडायरेक्ट लेबर ही हुआ, चाहे वो सैलरी दो चाहे कमीशन दो। ऑफिस स्टाफ होता है ना, ऑफिस स्टाफ की सैलरी बोल देता है कभी कभी क्वेश्चन,
तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर में आएगी क्योंकि वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, दे आर नॉट एंगेज्ड इन द मेन बिजनेस। ठीक है, क्लीनर सैलरी बोल दे कभी, तो ये सब अपने इनडायरेक्ट लेबर में आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चेक करता हूँ, आपको याद है क्या? मुझे बताओ, मान लो एक मशीन है, ठीक है ना, मशीन का ऑपरेटर है, मशीन चलाने वाला एक ऑपरेटर है, तो उसको डायरेक्ट लेबर में लेते हैं या इनडायरेक्ट लेबर में? ऐसा कुछ ओवरहेड सॉरी दिव्या, वापस बोलो। डायरेक्ट लेबर ही होगा। ऑपरेटर का मतलब सुन लो क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब होता है मशीन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। ऑपरेटर का मतलब होता है मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डाल देना और जब फिनिश गुड्स बन जाए तो उसको निकाल देना। बस इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रहा है। अब बोलो। डायरेक्ट लेबर ही हुआ। अच्छा ठीक है, पर एक्चुअली आप लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ते थे? हाँ, ओवरहेड चैप्टर में क्या आपने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा है कि मशीन आर रेट निकालो? है ना, 1 घंटे की मशीन की रेट क्या होगी? तो मुझे बताओ, जब उसमें ऑपरेटर वेजेस आता था तो वो लेते थे नहीं लेते थे? हाँ जी, अब क्यों नहीं लेते थे? छोड़ देते उसको, ऑपरेटर की वेजेस देता था, वो पॉइंट छोड़ दो और बाकी सब ले लो, ऐसा करते थे? नहीं सर, लेते ही थे ना। फिर वहाँ कैसे ले लिया ओवरहेड के अंदर? इनडायरेक्ट कोई तो ओवरहेड बोलते हैं। हाँ जी दिव्या जी, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सुरभि जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी क्लियरली एक्चुअली। सुरभि आप बोलो, ऐसा पढ़ा था क्या ओवरहेड में ऑपरेटर वेजेस लेते थे क्या? हाँ सर, लेते थे। तो फिर अभी आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं सर डायरेक्ट लेबर ही है। तो मैं याद दिला देता हूँ, वहाँ पे ना एक्चुअली 2 कंसेप्ट चलते हैं। ठीक है, ओवरहेड जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो मशीन आर रेट भी 2 तरह के बोलते थे। एक होता था सिंपल मशीन आर रेट, सिंपल मशीन आर रेट, और दूसरा होता था कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। कॉम्प्रीहेंसिव, पता नहीं आप लोग के क्वेश्चन में आया था कि नहीं आया था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया आप लोग को इंटर में, पर ये 2 कंसेप्ट होते थे वहाँ पर, है ना, सिंपल मशीन आर रेट और कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाता होगा कैलकुलेट कॉम्प्रीहेंसिव मशीन आर रेट। तो एक्चुअली होता ये था कि अगर सिंपल मशीन आर रेट बोलते थे ना तो उसमें ऑपरेटर की वेजेस को नहीं लिया जाता है, पर अगर कॉम्प्रीहेंसिव बोलते थे ना कि अल्टीमेटली वो ऑपरेटर भी क्या कर रहा है, मशीन ही तो चला रहा है, तो वहाँ पर हम उसे इंक्लूड कर लेते थे ओवरहेड में। तो ऑपरेटर में लेना है कि नहीं लेना, डायरेक्ट में लेना है या इनडायरेक्ट में लेना है, ये इसी पे डिपेंड करता है कि सिंपल बोल रहे हो या कॉम्प्रीहेंसिव बोल रहे हो। ठीक है ना, बाकी हाँ सही बात है, नॉर्मली अगर पूछोगे सर ऑपरेटर तो हम तो उसको डायरेक्ट लेबर ही समझेंगे। ठीक है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको लेबर भी समझा दिया ना कि लेबर क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जो मेन काम करे वो डायरेक्ट, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे वो इनडायरेक्ट। तो अब आता है एक्सपेंसेस, थर्ड होता है मेरा एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो है वो बताओ, हमने क्या बोला था, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हाँ, जो ए और बी में नहीं है, वेरी गुड। एनी कॉस्ट अदर देन मटीरियल एंड लेबर, एनी कॉस्ट अदर देन मटीरियल एंड लेबर आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में वो प्लीज़ कोशिश क्या करो कि सभी पार्टिसिपेट करें क्लास में, है ना। अपन लाइव पढ़ रहे हैं ना, तो लाइव का बेनिफिट तो उठाओ कि आप भी कुछ बोलो, मैं आपके जो गलत आंसर्स हैं उनको करेक्ट भी करूं,
तभी तो फायदा है लाइव पढ़ने का, वरना तो रिकॉर्डेड देख लेना फिर। ठीक है, अगर जो टाइम में मैं बुला रहा हूँ उस टाइम में आप आ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा उठाओ उसका, आंसर दो जिससे एक क्लास जैसा लगे वो। ठीक है, और नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वीडियो ऑन करवा दूँगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि वैसे ही बोल दो। तो एनी कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, रेसिडुअल कैटेगरी है। अच्छा, फिर इसके दो पार्ट होते हैं। तो ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस किसे बोलेंगे हम लोग? तो दोज एक्सपेंसेस which are incurred for specific object। ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कोई सर्विस है तो स्पेसिफिक सर्विस। ठीक है, तो दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, direct expenses। Those expenses which are incurred for specific object are called direct expenses। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? तो मैंने उस दिन बताए थे डिज़ाइनिंग चार्जेस। तो डिज़ाइनिंग चार्जेस कभी कॉमन थोड़ी होगा कि सारे प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनवा रहे हैं ना, वो तो पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनवा रहे हैं तो उसके लिए चार्जेस दे रहे हैं, वो उसी प्रोडक्ट का है। डिज़ाइनिंग चार्जेस कॉमा कंसल्टेंसी चार्जेस बोल दे, कभी कंसल्टेंसी ली हमने, ठीक है, किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी ली, तो मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो उसी चीज़ के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। ठीक है, कॉमा कंसल्टेंसी चार्जेस कॉमा इसके अलावा और क्या आ सकता है सर? इसके अलावा रॉयल्टी। हाँ सुरभि, कौन सा एग्जाम्पल बोल रहा है? नहीं, डेप्रिसिएशन तो इनडायरेक्ट होता है, उसका रीज़न अभी समझा देता हूँ। हाँ, रॉयल्टी चार्जेस ये क्या होता है? रॉयल्टी चार्जेस एनी आइडिया क्या होता है? ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने किसी से बिल्डिंग किराए पे ली, तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं? रेंट। ठीक है, तो मतलब टेंजिबल एसेट लोगे तो बदले में क्या पे करते हैं? रेंट। तो ऐसे ही अगर किसी का इनटेंजिबल एसेट ले ले तो इनटेंजिबल एसेट के बदले क्या देते हैं? रॉयल्टी। तो किसी का पेटेंट कराया हुआ है, ट्रेडमार्क कराया हुआ है, कॉपीराइट कराया हुआ है, मैंने बोला मुझे दे दो यूज़ करने के लिए, तो हम उसको बदले में क्या देते हैं? रॉयल्टी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन 12th में अकाउंट्स ही पढ़ते थे, तो अपन कोई बुक रेफ़र करते थे। कौन सी बुक से पढ़ते थे आप अकाउंट्स की? DK गोयल। ठीक है ना, तो DK गोयल मान लो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तो DK गोयल अगर आप पढ़ते थे तो DK गोयल जो है वो खुद थोड़ी उस बुक्स को सेल कर रहा है। ठीक है ना, DK गोयल तो क्या कर रहा है? बुक लिख चुका है, ऑथर है वो बुक के, उन्होंने बुक लिख दी है, अब उसको सेल कर रहा है कौन? आर्या पब्लिकेशंस। तो आर्या पब्लिकेशन अगर उस बुक को सेल कर रहा है, ठीक है ना, तो मतलब आर्या पब्लिकेशन DK गोयल को क्या पे कर रहा है? रॉयल्टी, है ना, तो वो रॉयल्टी चार्जेस में आ जाएगा। सुरभि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा चेक करो अपने एंड पे। चलो, B इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें आएगा दोज एक्सपेंसेस which are incurred for common purpose are called इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस इतना से याद रखना है, स्पेसिफिक है तो डायरेक्ट है, और अगर जनरल है तो इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉमन वर्ड ध्यान रखना है ना, कॉमन, इसमें स्पेसिफिक। तो एग्जाम्पल की बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ सकता है सर?
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका रेंट आ जाएगा ना। जैसे मान लो हम लोगों ने एक फैक्ट्री किराए पे ले ली, तो उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। तो फैक्ट्री हमने रेंट पे ली, उसका रेंट दे रहे हैं, तो किसी कॉमन प्रोडक्ट के लिए मतलब सॉरी सब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए थोड़ी दे रहे हैं। ये तो जनरल है, जो चाहे 2 बनाओ चाहे 3 बनाओ, ये तो लगेगा ही आपका। तो रेंट एक कॉमन एक्सपेंस हो गया। ऐसे ही अभी कोई पूछा था डेप्रीसिएशन सर, तो डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, तो ऐसा थोड़ी है कि मशीन मेरा सिर्फ यही प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, मशीन है, ठीक है, 2-4 प्रोडक्ट इससे बना लेंगे। हाँ, कभी कभी हो जाता है, स्पेसिफिक भी होता है कभी कभी, पर नॉर्मली अगर बोलते हैं तो यही समझेंगे कि मशीन से सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन कॉमन एक्सपेंस हो जाएगा। फिर ऐसे पावर एंड फ्यूल, जैसे अपन बोलते हैं, पावर ही लिख लो बस खाली पावर, क्योंकि फ्यूल तो इनडायरेक्ट मटेरियल में ले लिया, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। सिर्फ पावर एंड फ्यूल लिखते हैं तो फिर हम पावर वर्ड पे स्ट्रेस करते हैं, फिर फ्यूल भूल जाते हैं। तो पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ऐसे ही एडवर्टिजमेंट। क्या लगता है आपको, एडवर्टिजमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है या कॉमन होता है? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे। एडवर्टिजमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट का होता है या कॉमन होता है? दोनों ही हो सकते हैं। एडवर्टिजमेंट तो प्रोडक्ट वाइज भी आते हैं सर, ठीक है। जैसे आज अपन टीवी में देखते हैं तो क्या लगता है, हीरो कंपनी जो है वो हीरो कंपनी का ऐड देती है, वो एक बाइक का ऐड देती है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाइक का ऐड आता है उसमें। पर कभी कभी ऐसे भी ऐड आते हैं सर, सारे ही बाइक दिखा रहे हैं, वो तो हर तरह के जो भी हैं उनके, तो वही कॉमन बन जाता है। तो नॉर्मली कॉस्टिंग सब्जेक्ट में कुछ नहीं बोलते हैं, तो हम उसको कॉमन में ही लेते हैं एडवर्टिजमेंट को। और इसके अलावा इंश्योरेंस बोलोगे तो इंश्योरेंस, हाँ बिल्कुल, रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है। इस तरह से काफ़ी एंडलेस लिस्ट बन सकती है, और अपने को तो बस समझना है 2-4 एग्जाम्पल लिख के कि हाँ डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी एज पर द चार्ट समझा दिया है, ठीक है। तो एज पर द चार्ट अगर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी मुझे समझ में आ गया है एक्सपेंसेस के साथ साथ, तो अब हमने पढ़ा था कि जितने भी ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनको एक साथ क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। एक साथ बोलने का मतलब ये है कि जैसे 100 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल है, 100 रुपये का डायरेक्ट लेबर है, 100 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो क्यूमुलेटिवली प्राइम कॉस्ट बोलते हैं 300। ये नहीं कि डायरेक्ट मटेरियल को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तीनों के टोटल को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, क्यूमुलेटिवली, है ना। और ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली मतलब वही कि 200 रुपये का इनडायरेक्ट मटेरियल है, 100 रुपये का इनडायरेक्ट लेबर है, 50 रुपये का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ओवरहेड बोलूँगा क्यूमुलेटिवली 350 रुपये का। तो यही बात हमें लिखनी है कि ऑल डायरेक्ट मटेरियल कॉमा डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट expenses are cumulatively known as prime cost, ठीक है। and all indirect material comma indirect labor and indirect expense are cumulatively known as overheads। ये एक एडिशनल बर्डन है बेसिकली। ओवरहेड क्यों बोलते हैं? दिस इज एन एडिशनल कॉस्ट। भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब जरूरी है, तो ये तो हम लगा ही रहे हैं, पर हमको एक एडिशनल कॉस्ट और लगाना पड़ रहा है इनडायरेक्ट के फॉर्म में, तो उसी को हम बोल रहे थे ओवरहेड। और ओवरहेड को और क्या नाम बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, है ना।
ओवरहेड को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये भी लिख के रखना जिससे कभी प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट कॉस्ट क्या लिख दिया। यहाँ तक हो गया सबका? फिर हमारा एज पर द चार्ट चले तो ओवरहेड को फर्दर क्लासीफाई करना पड़ता है। तो ओवरहेड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, overheads are further classified into 3 types। ओवरहेड जो है वो 3 तरह के होंगे। तो फर्स्ट होगा प्रोडक्शन ओवरहेड, फर्स्ट होगा प्रोडक्शन ओवरहेड स्लैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड स्लैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्लैश वर्क्स ओवरहेड स्लैश फैक्ट्री ओवरहेड। ये चारों नाम आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए हमें कि ये क्या बोल रहा है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये चारों ही नाम होते हैं इसके। तो सिंपल है इसका मीनिंग, दोज ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों। दोज ओवरहेड्स which are incurred in the factory are called प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री में लग रहा हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड बोल देंगे। तो कोई मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल का जो फैक्ट्री में लगे? इनडायरेक्ट मटेरियल जो फैक्ट्री में लगे, इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल दो जो फैक्ट्री में लगे। फ्यूल हो गया, मशीनरी लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है, पेट्रोल डीजल। सुरभि आपके एंड से बहुत अलग आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बल्कि बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। आप एक बार एक काम करो, एग्जिट करके एंट्री करो। तो एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल फ्यूल हो सकता है और इसके अलावा मशीनरी लुब्रिकेंट्स हो सकता है। मशीनरी लुब्रिकेंट्स है ना, जैसे ऑयल ग्रीस अपन बोल रहे थे, मशीन ऑयल, मशीन ग्रीस, ठीक है। अच्छा, कोई इनडायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल दो जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। सर वॉचमैन। ठीक है, मतलब गार्ड जो है उसकी सैलरी, ओके। और सुपरवाइजर बोला था ना जैसे मैंने, तो सुपरवाइजर क्या काम कर रहा था? ठीक है, वो यही तो कर रहा था कि वर्कर्स का ध्यान रखे, तो इनडायरेक्ट लेबर था ना वो। तो सुपरवाइजर या वॉचमैन की सैलरी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल दो जो फैक्ट्री में यूज होए। क्या हो गया, आप लोग इंटर में पढ़े हुए हो सब कॉस्टिंग, आप बता नहीं पा रहे हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। हाँ, फैक्ट्री रेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन बोल सकते हो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन बोल सकते हो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। काफ़ी है समझने के लिए कि प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या हम बोल सकते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड जो है वो क्या होते हैं? तो हम बोलेंगे दोज ओवरहेड्स
those overheads which are incurred, those overheads which are incurred in office are called administration overheads, are called administration overheads. Those overheads which are incurred in the office are called administration overheads. पर ना ये भी दो तरह के होते हैं, बता सकता है कोई? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कभी कभी ऑफिस में भी खर्चा हो रहा है पर वो प्रोडक्शन के लिए ही हो रहा है। जैसे कभी कभी मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं। मुझे बताओ, मैनेजर की सैलरी नॉर्मली क्या लगता है? प्रोडक्शन ओवरहेड में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग में? एडमिनिस्ट्रेशन में। पर क्या है, मान लो मैं बोल दूँ फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो अब वो काम तो फैक्ट्री में जाके कर रहा है, तो उसी को फिर हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है ना? तो दोज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, those administration overhead which are incurred in factory, those administration overheads which are incurred in factory are called administration overhead related to production। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जनरल हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। मैं कॉस्ट शीट जब बनवाऊंगा तो उसमें इसका फ़र्क समझ में आएगा। तो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी जैसे, तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजर सैलरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पर है वो फैक्ट्री मैनेजर, वो तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में लेते हैं। और ऐसे ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा दोज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच आर incurred in office, which are incurred in office other than factory। फैक्ट्री में हमारा ऑफिस नहीं है कोई भी, फिर उसके अलावा कोई भी ऑफिस का खर्चा है तो वो सब हम लोग का इसमें आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन आ सकता है क्या? बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में किसी चीज़ का डेप्रीसिएशन आ सकता है क्या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में? नहीं, मशीनरी का तो प्रोडक्शन में जाएगा ना, मशीन का कहाँ से आ गया? अदर देन मशीनरी पूरी। हाँ, अदर देन मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स का जो डेप्रीसिएशन है वो इसमें आएगा। और इसके अलावा ऑफिस स्टाफ की सैलरी बोल लो, ठीक है ना? ऑफिस स्टाफ सैलरी, कभी बोलते हैं ऑडिट फीस लगी, ऑडिट होती है ना कंपनीज की, ऑडिट फीस लगी। हाँ बिल्कुल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इनडायरेक्ट मटेरियल था वो हमारे लिए ओवरहेड है, ऑफिस का खर्चा है। एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं इसको। तो मतलब ये ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं तो आप पूछोगे सर इसको आपने फैक्ट्री में कैसे ले लिया, तो वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो तरह के होते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड वेराइटी ऑफ ओवरहेड है ना, वो है हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, those overheads which are incurred for
marketing, which are incurred for marketing and delivery are called selling and distribution overhead. ठीक है, इसमें वैरायटी नहीं होती है, ये एक ही होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ ही बोल रहे हैं। तो प्रोडक्ट का अवेयरनेस करवाना, कस्टमर्स को बताना कि भाई देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप खरीदो, ठीक है, वो आएगा इसमें, सेलिंग बोलते हैं उसको। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है। तो दोनों ही तरह की कॉस्ट आएगी इसमें। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट सेलिंग में आएगा ना, कॉमा सेल्समैन की जो रेम्यूनरेशन जारी थी वो इसमें आएगी। इनडायरेक्ट लेबर है ये, एडवर्टिजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, सेल्समैन रेम्यूनरेशन इनडायरेक्ट लेबर था। और एक सेकेंडरी पैकिंग हमने बोल रखा है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो सेकेंडरी पैकिंग भी इसी में आएगा, सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है, एट्सेट्रा, काफ़ी है। हाँ हाँ, डिलीवरी वैन तो नहीं आएगा, उसका डेप्रीसिएशन आएगा। हाँ, डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमने तो बोला है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हम लोग खरीदते हैं वो तो हमारी कॉस्ट ही नहीं होती है, तो बिल्कुल उसका डेप्रीसिएशन इसी में आएगा। लिख लिया यहाँ तक सबने? अच्छा, क्या आप लोग का इंटर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है? स्टैंड है ना? और क्या आपको लगता है कि हमें वो बहुत अच्छे से आता है? अच्छा, तो मैं खैर इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे जो इंटर में पढ़ रहे थे पर थोड़ा सा कम ही आता था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर से हम शुरू करेंगे, मतलब वो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर होगा। यहाँ पर ये हटा दूँ? तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपनी कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं। जरा देखते हैं आपको कॉस्ट शीट याद है क्या? कॉस्ट शीट ये हमको याद होना चाहिए। क्या है कि कॉस्टिंग में एक ही तो स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, बस कॉस्ट शीट ही तो सीखते हैं, बाकी तो बोलते हैं कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कैसे मर्जी है वैसे करो। सिर्फ एक यही तो फॉर्मेट हम पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, तो वो फाइनल में भी यूज़ होता है, इसीलिए मैं ये बनवा रहा हूँ कि आपको ये आना चाहिए। तो बताओ कॉस्ट शीट में सबसे पहला आइटम क्या लिखते थे आप लोग? डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने भी बेसिक में आपको सिखाया था कि मटेरियल खरीदना अपनी कॉस्ट नहीं होती है, मटेरियल को यूज़ करते हैं तब वो कॉस्ट बन जाती है, तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा ना। फिर इसमें क्या ऐड करते थे बताना जरा? डायरेक्ट लेबर इनकर्ड। हाँ, डायरेक्ट लेबर इनकर्ड, ठीक है। इनकर मैंने समझा ही दिया है कि यूज़ होना चाहिए। तो बताओ अगर आउटस्टैंडिंग है वेजेस तो क्या वो कॉस्ट होगी? है ना। पर अगर प्रीपेड है तो क्या वो कॉस्ट होगी? नहीं होगी, है ना। तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। इनकर्ड अगर आप लिखते थे तो वो लिख लो, ठीक है। बाकी मैंने समझा ही दिया है कि इनकर वाला ही लेते हैं अपन तो कॉस्ट में। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली देते नहीं है लोग क्वेश्चन में, तो ठीक है वो इग्नोर हो जाता है तब। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट, जैसा कि हमने थ्योरी में भी लिखा अभी। फिर क्या आता है अब बताओ? ये तो हाँ, तो अब हमने क्लियर किया कि ओवरहेड 3 तरह के होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोल लो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल लो, एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो, सेलिंग बोल लो, जो बोलना है बोलो।
पर आएगा यहीं पे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और पूछूंगा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये कौन सा अमाउंट आता है यहाँ पर जो मैंने पे? हाँ नेहा वापस बोलो। ग्रॉस ग्रॉस मतलब सर ओवरऑल आता है, मतलब ऐड लेस कर, मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड लेस होगा। नहीं नहीं फैक्ट्री ओवरहेड नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इसके बाद क्या आता है, मैं पूछ रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड जो लेते हैं उसमें कौन सा अमाउंट आता है। आपने कभी सुना है रिकवर्ड, ये वर्ड सुना है कभी? हाँ सर। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर रिकवर्ड अमाउंट आता है। रिकवर्ड बोलते थे या एब्जॉर्ब्ड बोलते थे, पढ़ते थे ना कि ओवरहेड की रिकवरी होती है, तो वो रिकवर्ड वाला अमाउंट आता है यहाँ पे, है ना। तो जैसे बोले 10,000 रुपये पे किए पर रिकवर तो 8,000 ही किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर 8,000 रुपये ऐड करते थे, ठीक है ना। और फिर वो बैलेंस क्या बोलते थे उसको, वैसे 10 दिए हैं और 8 ही रिकवर किए हैं, तो क्या बोलते थे उसे? पेमेंट 10,000 का किया है और रिकवर मैंने 8,000 ही किया है, तो 2,000 बैलेंस को क्या बोलते हैं? हाँ अंडर रिकवरी, अंडर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही। तो इनके टोटल से आता है, हाँ अब जो आप बोल रहे थे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और फिर इसमें प्लस होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक WIP, ठीक है, और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP, माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP, तो इससे आ जाती है क्या, क्या आता था बैलेंस को, क्या बोलते थे? फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ना। तो ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। फिर क्या ऐड करते थे आप? ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑपरेटिंग बोलते थे क्या आप लोग? एक्चुअली उसी को मैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोल रहा था, कि जो ऑफिस का ओवरहेड है, ठीक है, जो ऑफिस का ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है, कि बोले कि फैक्ट्री मैनेजर है सर, तो मतलब एक्चुअली लग तो फैक्ट्री में ही रहा है वो, पर है वो मैनेजर की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको ही बोलते थे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है कि वही अलग अलग टीचर्स अलग अलग नाम लगा वो दे देते हैं, मैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, कोई कुछ और बोलेगा, पर समझना है, मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कौन सा वाला है, ये जनरल वाला नहीं है, ये फैक्ट्री वाला ही है, फैक्ट्री में जब ऑफिस का खर्चा लगने लग जाए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाएगा। फिर क्या ऐड करते थे बताओ, क्या आता है इससे वैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने जो बनाया उसकी कॉस्ट क्या हुई, इसीलिए तो प्रोडक्शन ही बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो सिर्फ रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला ही ऐड हुआ है, इसीलिए तो अभी भी इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बोल रहे हैं। अगर इसमें नॉर्मली ऑफिस का जनरल खर्चा ऐड हो चुका होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा फिर प्लस करते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, और माइनस क्या करते हैं हम लोग, हाँ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, बिल्कुल सही। तो बैलेंस आता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है इससे। पर मुझे बताओ, मान लो मैं ना बोलूँ प्राइमरी पैकिंग भी तो हो रही है, वो कहाँ आएगा? प्राइमरी पैकिंग हुई मेरी प्रोडक्ट की, तो वो कॉस्ट कहाँ आएगी? अच्छा मैंने क्वालिटी कंट्रोल चेक करवाया, वो कॉस्ट कहाँ आएगी? हाँ तो वो COGS में ऐड होगी। हाँ तो वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप निकाल रहे थे ना उसी में ऐड हो जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ साथ ऐड होते हैं ये सब। तो प्राइमरी पैकिंग बोल दे, ठीक है, या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बोल दे, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन के साथ साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर उसमें हम लोग प्लस करते हैं, एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना,
जो मैं बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो तरह के होते हैं, तो वो हम दो तरह के इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि दोनों अलग अलग ऐड होते हैं। तो जो जनरल वाले हैं वो हम नीचे ऐड करते हैं, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले हैं वो ऊपर ऐड हो जाते हैं। और प्लस करते हैं इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बैलेंस को आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ हाँ सर। और प्लस करे प्रॉफिट तो आ जाती है सेल। तो एटलीस्ट हम फाइनल में तो हम यही फॉर्मेट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसी को याद रखना, अगर किसी में कोई भी चेंज हो तो प्लीज़ याद तो यही रखना है। सर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो सर वो तो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड कर देंगे ना उसको, तो नहीं करना है ना, मैं बताता हूँ उसका रीज़न। जैसे मान लो, ठीक है, आपने एक डाउट पूछा, मेरी आंसर सुन लो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ना मशीन है, इसके अंदर ना प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो इस मशीन के अंदर बताओ क्या आप मटेरियल लगाओगे, बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल लगाओगे। अच्छा, क्या इस मशीन के अंदर आप डायरेक्ट लेबर को यूज़ करोगे, जैसे आपने बोला ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं सर, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस डिज़ाइन विज़ाइन बनवा रहे हैं वो भी आएंगे, है ना, कि हाँ हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। क्या इसमें फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जगह जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेंट, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा प्रोडक्शन जो है वो अधूरा रह जाता है, मतलब इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक फैक्ट्री का मैनेजर भी है, उसकी सैलरी भी जा रही है। तो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी जा रही है 10,000 रुपये की। तो क्या लगता है ये मैनेजर जो है, क्या ये आपके WIP पे काम कर रहा है क्या, बोलिए। नहीं ना। फैक्ट्री का मैनेजर जो है वो सिर्फ फिनिश गुड्स को देखता है कि ये मेरे फिनिश गुड्स कितने बन के बाहर आए। तो इसका मतलब फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फिनिश गुड्स पे तो लगनी चाहिए, पर अगर कोई WIP आपका बच गया तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा वो। पर मुझे बताओ क्या WIP में फैक्ट्री ओवरहेड नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो अब अगर मैं फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में ही ले लूंगा तो फिर तो वो WIP में भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ। जबकि फैक्ट्री मैनेजर सिर्फ फिनिश गुड्स पे काम करता है। तो जो ये फैक्ट्री कॉस्ट आई है ना, ये फिनिश गुड्स की होती है खाली। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड करना सही रहेगा ना, ये थोड़ी कि आप WIP में भी उसको इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। जैसे अभी हमने प्राइमरी पैकिंग का ही एग्जांपल लिया, सर प्राइमरी पैकिंग कहाँ होगी, फैक्ट्री में ही तो होगी, तो सर ऊपर ही तो ऐड कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया मैंने ऊपर ऐड, क्यों मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में होगा, क्योंकि जब गुड्स बन जाएगा, हाँ, जब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा तभी तो मैं उसकी पैकिंग करूँगा, उससे पहले ही थोड़ी कर दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो मतलब हर चीज़ का एक स्टेज होता है ऐड करने का। ये कॉस्ट शीट क्यों पढ़ाते हैं हम आपको इस तरह से, ऐड ही तो करना है सब, कहीं भी ऐड करो। अरे ऊपर ऐड कर दो सेलिंग ओवरहेड, नीचे ऐड कर दो डायरेक्ट मटेरियल। ये इसी सीक्वेंस में क्यों बताते हैं, क्योंकि कॉस्ट लगती भी इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई मेरी कॉस्ट शीट। अच्छा, इसमें एक दो आइटम और पूछ लेता हूँ मैं। मुझे बताओ, अगर मैं कोई मटेरियल खरीद रहा हूँ तो उस पर मेरा कैरेज लग रहा है, तो किस में इंक्लूड होगा? वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा, ऐड हो जाता है ना, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। मैं डायरेक्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा हूँ तो वो किस में आएगा? स्टोर करने का खर्चा लग रहा है, वो भी तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आ हाँ। जाएगा। तो क्या है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर पढ़ा हुआ है एक, तो उसमें आपने सीखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है उसको परचेज करने का खर्चा, उसको ऑर्डर करने का खर्चा, उसको स्टोर करने का खर्चा, ये सब डायरेक्ट मटेरियल में आता है।
ठीक है। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट तीनों डायरेक्ट मटेरियल में ही इंक्लूड होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो सब इसी हेड में ही आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसी तरह से हमारे गुड्स बन गए तो उसकी डिलीवरी दे रहे हैं, तो बताओ वो कहाँ आएगा? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, बिल्कुल सही। वो तो बेचने का खर्चा हो गया सर, तो वो थोड़ी डायरेक्ट मटेरियल में या फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, वो तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये कॉस्ट शीट और ये बेसिक्स ऑलमोस्ट अपने ख़त्म हो गए हैं, एक आइडिया लग गया है कि हाँ हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या बोलता था। तो मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ बस, मान लो मैं यूनिट्स बना रहा हूँ 10,000 है ना, और मैं यूनिट्स बेच रहा हूँ 8,000, सेलिंग प्राइस है 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपये और फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है मेरी 20,000 रुपये की। ठीक है, आपको प्रॉफिट निकाल के बताना है। जरा चेक करें, प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, तो सर क्वांटिटी सोल्ड 8,000 है। हाँ, सर 4 रुपीज का प्रॉफिट है, मतलब पर यूनिट। 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है सर क्या? कंट्रीब्यूशन है वो तो। सर इसमें ना वो पहले पूरी कॉस्ट शीट बनेगी प्रॉपर। पूरी कॉस्ट शीट बनाओगे? नहीं नहीं, कॉस्ट शीट बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है ना, बिल्कुल। तो इसका वो फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा सर। क्या बताओ तो मुझे, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ ना, प्रॉफिट निकालना है कैसे करूँ बताओ, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। चलो, तो मतलब प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको नहीं सर, इसमें तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना हाँ प्रॉफिट का। हाँ बिल्कुल, तो वो भी मैं एक्चुअली लिखवाना चाह रहा था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी हम आपको प्रॉफिट निकालने बोलेंगे तो आपको फॉर्मेट क्या फॉलो करना है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सबसे पहले सेल्स लेना होगा, उसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग बोल भी रहे थे सर 4 रुपये आ रहा है, 4 रुपये आ रहा है, वो क्या है? वो कंट्रीब्यूशन है। और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आएगा। तो कभी भी मैं आपसे पूछूँ ना कि प्रॉफिट निकालो, तो ये फॉर्मेट रहेगा आपका। सेल निकालो पूछूंगा तो कॉस्ट शीट बनाओगे, पर अगर प्रॉफिट निकालने बोलूँ तो हमेशा इसी फॉर्मेट से करेंगे। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, बिल्कुल सही। तो हाँ चलो, इसका आंसर बताओ फटाफट। सेल्स कितनी? 8,000 इंटू 10, 80,000। हाँ, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना लेंगे? 8,000 इंटू 6, 48,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 32, और फिक्स कॉस्ट माइनस किया कितना? 20, तो प्रॉफिट कितना आया? 12,000। और क्या, सबको क्लियर है ये? तो फॉर्मेट यही रहता है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब बेसिक ख़त्म, कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं। सर कल से स्टैंडर्ड शुरू करोगे? हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आपको कुछ और पढ़ना है आप बता दो पहले, कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो। मुझे तो यही सही लग रहा है कि स्टैंडर्ड पढ़ा दूँ पहले। चलो, ओके, बाय।
थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।